अभी कुछ दिनों पहले ही राघव और नीलिमा की नई नई शादी हुई थी। शादी से पहले उन्हें एक दूसरे को जानने का समय ही नहीं मिला, इसलिए शादी के कुछ दिन बाद ही राघव उसे हनीमून पर मनाली ले आया। चारों तरफ कोहरा और बर्फ से ढकी हुई इमारतें, जिनका नजारा बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। दिन भर बर्फ की उन वादियों में घूमते हुए वो दोनों भी बहुत थक चुके थे। राघव, चलो ना होटल चलते हैं, मुझे बहुत थकान हो रही है। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। होटल रूम में वापस आकर नीलिमा खुद को रिलैक्स करने के लिए एक हॉट शॉवर लेने चली गई। वो अपने चेहरे को ऊपर की ओर उठाकर पानी की गर्म बूंदों से अपने चेहरे को धो रही थी कि तभी अचानक शॉवर से पानी की जगह गहरे लाल रंग के खून की बूंदें बहने लगी। शॉवर से बहते उस खून को देखकर नीलिमा डर के मारे चिल्लाने लगी। तभी शॉवर से बहता वो खून अचानक और तेज बहने लगा। नीलिमा ने डर के मारे जल्दी से उस शॉवर को बंद किया और कपड़े पहनकर बड़ी ही हड़बड़ी में बाथरूम से बाहर आ गई। अरे क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो बाथरूम में। बाथरूम में क्या? अरे हाँ, बाथरूम में तुम्हारे गाना गाने की आवाज आ रही थी। बहुत सुरीला गाती हो यार तुम। गाना गाना लेकिन मैंने तो कोई गाना गाया ही नहीं है। अरे मुझसे क्यों छुपा रही हो? खैर वो सब छोड़ो, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें डिनर के लिए लेकर चलता हूँ। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ भी समझ में क्यों नहीं आ रहा है। डिनर के लिए रेडी होने के लिए नीलिमा ने अपनी ग्रे कलर की साड़ी पहनी और शीशे के सामने बैठकर तैयार होने लगी। तभी शीशे में उसे अपने पीछे खड़ी एक काली परछाई दिखाई दी। उसकी दो भयानक आंखें बेहद बुरी तरह से उसे घूर रही थी। डर के मारे नीलिमा अचानक शीशे के सामने से उठी। तभी एक बहुत तेज आवाज के साथ वो शीशा टूटकर जमीन पर बिखर गया और उस शीशे का एक टुकड़ा नीलिमा की कलाई में घुस गया। ये सब देखकर राघव दौड़ता हुआ नीलिमा के पास आया और उसे बिस्तर पर बिठा दिया। अरे बाप रे बाप, ये कांच तो तुम्हारे कलाई में घुस गया। लाओ मैं इसे निकाल देता हूँ। राघव ने नीलिमा की कलाई से कांच निकालकर उसके हाथ पर बैंडेज किया और होटल के रूम की कंप्लेंट करके दूसरे रूम में शिफ्ट हो गया। वो दोनों ही एक नए जोड़े की तरह एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगे। एक बात कहूँ तुमसे, तुम सच में बहुत सुंदर हो। अरे आप ऐसा मत कहिए, मुझे शर्म आ रही है। एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हुए वो दोनों कब सो गए कुछ पता ही नहीं चला। अगले दिन जब नीलिमा सोकर उठी तो खुद को उस कमरे में देखकर अचानक से चौंक कर उठ गई। राघव, हम इस रूम में कैसे आ गए? हम तो दूसरे रूम में थे ना। अरे भूल गई क्या? कल रात को उस रूम का शीशा टूट गया था, इसलिए मैंने रूम चेंज कर लिया था। क्या? अगर ऐसा हुआ था तो मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? क्या मतलब? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? क्या तुम्हें कल रात की कोई भी बात याद नहीं? हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। बस मुझे सब पता है कि तुम ये सब भूलने का नाटक क्यों कर रही हो। वैसे जो भी हो, कल रात मेरे लिए बहुत खास थी। नीलिमा को राघव की कही हुई कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो अपने दिमाग पर जोर डालने के बावजूद भी कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। चलो जल्दी उठो, हमें घर के लिए निकलना है। गांव में माँ हमारा इंतजार कर रही है। राघव काफी लंबी ड्राइव करके नीलिमा के साथ अपने गांव रत्नापुर पहुंचा। वहां दरवाजे पर उसकी माँ आरती की थाली लिए उनके इंतजार में खड़ी थी। उन्होंने उन दोनों की आरती उतारी और अपनी बहू के सिर से एक नींबू को वार कर अपनी चौखट के बाहर रख दिया। लेकिन तभी उस नींबू का रंग अचानक से बिल्कुल लाल हो गया और वो एक भयानक विस्फोट के साथ फूट गया। उस नींबू से निकला लाल रंग नीलिमा के पूरे कपड़ों पर फैल गया। हे भगवान, ये हमारी नई वधू के साथ कैसा अपशगुन हो गया। बेटा, जरूर मेरी बहू पर किसी काले साए की नजर है। मैं अभी के अभी इसे तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाती हूँ। अरे माँ, क्या तुम भी?
एक नींबू ही तो था, इतना क्यों घबरा रही हो? और ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो नीलिमा, तुम मेरे साथ अंदर चलो। उस रात तो राघव अपनी माँ की बात को अनसुना कर नीलिमा को घर के अंदर ले गया, लेकिन उस रात के बाद नीलिमा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसका पूरा शरीर किसी मुर्दा इंसान की तरह सफेद पड़ने लगा। उसे खून की उल्टियां होने लगी। समझ नहीं आ रहा इसे आखिर हो क्या गया है। इतने डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद भी इसकी सारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, लेकिन वहीं इसकी हालत देखूं तो ये क्या हो रहा है इसके साथ? बेटा, मैं कह रही हूँ, बहू पर कोई ऊपरी साया है। इसे मेरे साथ तांत्रिक बाबा के पास लेकर चल। प्लीज अब आप फिर से शुरू मत हो जाओ माँ। मैं पहले ही इन बातों से बहुत पक चुका हूँ। आइंदा मेरे सामने किसी तांत्रिक का नाम मत लेना। मुझे 2 दिन के लिए बिजनेस मीटिंग में बेंगलोर जाना है, तो प्लीज तुम नीलिमा का ध्यान रखना। अगर अर्जेंट नहीं होता तो मैं नहीं जाता, और प्लीज मेरे पीछे कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं। राघव की माँ अच्छी तरह जानती थी कि उनकी बहू पर कोई बुरी शक्ति हावी है, इसलिए उन्होंने राघव के घर से जाते ही तांत्रिक बाबा को अपने घर बुलाया। बाबा, अब तो आप ही मेरी बहू को ठीक कर सकते हैं। जब से बेचारी यहाँ पर आई है, तब से इसकी हालत एक अधमरे इंसान जैसी हो गई है। तू चिंता मत कर बच्चा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे इस बच्ची से एकांत में बात करनी है, इसलिए जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम इस दरवाजे के अंदर मत आना। हाँ, ठीक है बाबा। बाबा की बात मानकर गंगा कमरे का दरवाजा बंद करके वहां से बाहर चली गई। तभी तांत्रिक बाबा ने अपने झोले से एक छोटी सी काले रंग की पोटली निकाली और उसे नीलिमा के सर पर वारने लगे। तभी अचानक नीलिमा की आंखें लाल होने लगी। वो बाबा को बेहद गुस्से भरी नजरों से देखने लगी। कौन है तू और क्यों परेशान कर रही है इस बच्ची को? छोड़ दे इसके शरीर को और चली जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी, इसके शरीर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी मैं। लेकिन इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों इसे परेशान कर रही है तू? तू कुछ भी कर ले तांत्रिक, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगी। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। तांत्रिक बाबा ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस काली पोटली को फिर से नीलिमा के सर पर घुमाने लगे। तभी अचानक नीलिमा का शरीर पूरी तरह कटने लगा और वो तांत्रिक बाबा के पूछे हुए सवालों का बेहद गुस्से में जवाब देने लगी। अपने सभी सवालों का जवाब मिलने के बाद तांत्रिक बाबा ने नीलिमा के शरीर पर गंगा जल का छिड़काव किया, जिससे एक बेहद ही डरावना दिखने वाला काला साया उसके शरीर से बाहर निकलकर बहुत तेजी से उस कमरे से गायब हो गया। थोड़ी ही देर में नीलिमा बिल्कुल शांत हो गई। तभी तांत्रिक बाबा ने नीलिमा को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर नीलिमा के होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है तांत्रिक बाबा? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? यही सच है बच्चा। अगर तुझे खुद को बचाना है तो वो करना होगा जो मैंने तुझसे कहा है। अपनी हिम्मत को टूटने मत देना बच्चा। बजरंगबली का नाम लेना। राघव के घर आने तक नीलिमा ने 2 दिन तक पूरे दिन हनुमान चालीसा का जाप किया, जिससे वो बुरी शक्ति उस पर हावी ना हो सके। बुरी शक्ति से नीलिमा की रक्षा करने के लिए तांत्रिक बाबा ने उसके हाथ पर एक सुरक्षा तावीज भी बांधा हुआ था, लेकिन नीलिमा ने उस तावीज को अपने कपड़ों से ढककर रखा था, जिससे राघव की नजर उस पर ना पड़े। वो जानती थी कि अगर राघव की नजर उस पर पड़ी तो वो बहुत गुस्सा होगा। 2 दिन बाद राघव अपने घर आया तो नीलिमा की तबीयत में सुधार देखकर वो बहुत खुश हुआ। तभी नीलिमा ने उससे कहा, राघव, हमारी शादी के बाद मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाई, इसलिए आज मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज नीलिमा? अभी तुम मुझसे कुछ मत पूछो, तुम बस मेरे साथ चलो। नीलिमा ने राघव की आंखों पर पट्टी बांधी और 2 घंटे की ड्राइव करके उसे अपने साथ एक बंद पड़े घर के कमरे में ले गई, जो देखने में किसी खंडर की तरह लग रहा था। अरे बाबा, अब तो मेरी आंखें खोलो, मैं भी तो देखूं मेरे लिए क्या सरप्राइज है। नीलिमा ने उसकी आंखों से पट्टी हटाई
तो उस जगह को देखकर राघव के होश उड़ गए। ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? क्या बकवास है ये सब? बकवास नहीं, यही तो हकीकत है। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? सब जान चुकी हूँ मैं। अब खुद को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगी मैं तुम्हें। नीलिमा की ये बात सुनकर राघव शैतानियत भरी हंसी के साथ जोर जोर से मुस्कुराने लगा। अच्छा, तो मतलब तुम सब कुछ जान ही गई, लेकिन तुमने यहाँ आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है, क्योंकि अब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा लौटकर कभी नहीं जाने दूंगा। तुम होते कौन हो मुझे मारने वाले? मेरी जिंदगी और मौत का फैसला तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। तुमने अपनी मरी हुई पत्नी की आत्मा को मेरे शरीर में प्रवेश दिलवाने के लिए मुझसे शादी की। उसकी आत्मा के साथ रहने के लिए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। तो क्या करता मैं? बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। उस रात उस एक्सीडेंट में मैं तो बच गया, लेकिन मेरी गरिमा नहीं बच पाई। खो दिया मैंने उसे, लेकिन उसके बिना एक पल भी मैं चैन से नहीं जी पाया। यहीं पर आकर उसके मुर्दा शरीर को देखता था मैं हर रोज। यहीं पर संभाल कर रखा है मैंने मेरी गरिमा को। उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मुक्त हो, और ना ही वो ऐसा चाहती थी। वो भी मेरे साथ रहना चाहती थी। तुम जो हर रोज सुबह कहती थी ना कि मुझे रात की कोई बात याद नहीं, वो भी इसीलिए क्योंकि हर रात मेरे साथ तुम नहीं, मेरी गरिमा होती थी। तुम पागल हो चुके हो। इतना सब करते हुए तुमने एक बार भी नहीं सोचा? मैं जानती हूँ कि आने वाली पूर्णिमा को मुझे मारकर तुम तांत्रिक क्रिया के जरिए उस आत्मा को हमेशा के लिए मेरे शरीर में प्रवेश करवाने वाले थे, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी उस औरत का साया नीलिमा के शरीर के बेहद करीब से बड़ी तेजी से गुजरता हुआ उसके सामने हवा में उड़ने लगा और बहुत ही डरावनी आवाजें निकाल कर नीलिमा की रूह को दहलाने लगा। अच्छा, तो अब बताओ कैसे रोकोगी मुझे? मैं रोकूंगा तुम्हें। तांत्रिक बाबा को अपने सामने देखकर राघव की रूह कांप गई। तांत्रिक बाबा ने नीलिमा को अपनी तरफ किया और उस कमरे के अंदर मंत्रों से अभिमंत्रित विभूति को छिड़क दिया। देखते ही देखते वो कमरा अग्नि की लपटों से भर गया, जिससे डरते हुए उस भयानक साये और राघव के जोरों से चीखने की आवाजें आने लगी। और वो साया काफी तेजी से घर में एक जगह से दूसरी जगह उड़ने लगा। तभी तांत्रिक बाबा नीलिमा को उस घर से बाहर ले आए और कुछ ही देर में वो पूरा घर जलकर धुआं धुआं हो गया। अगर तुमने हिम्मत न दिखाई होती तो वो शैतान तुम्हारी जान ले लेता। उसकी पत्नी की आत्मा की मुक्ति के साथ उसकी मृत्यु भी जरूरी थी। अगर वो जिंदा बच जाता तो फिर से किसी और की जिंदगी के साथ ऐसा कुछ कर गुजरता। जाओ बेटी, आज से तुम मुक्त हो। इतना कहकर तांत्रिक फिर से शमशान की ओर चल पड़ा। शायद उसे फिर से किसी के बुलावे का इंतजार था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।